हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है यह आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहें और अपने दोस्तों तक इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अब तो बिल्कुल ही कम 20 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो आप थोड़ा सा हिम्मत करें और थोड़ी सी मदद करें, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर भी करवा दें। दोस्तों, आज के 361वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने तीसरा राउंड जीत लिया था और जयकाल वहीं पर पड़ा था। वो बिफर गया था और बेहोश हो गया था। युवराज फाइट का विजेता बन गया था। उसके बाद पूरी टीम रोशनी के कमरे में आ गई थी और इसी बीच एक लड़की युवराज से मिलने आती है, जिसे देखकर राधिका भड़क जाती है। राधिका की बात उससे पूरी नहीं होती, इतने में वहां पर दूसरी लड़की भी आ जाती है। ये दूसरी लड़की पहले से भी ज्यादा सुंदर थी। लंबे बाल और तीखे नए नक्श और महंगे ब्रांड्स के कपड़े से सजी हुई थी, लेकिन उसके सौंदर्य से ज्यादा राधिका को उसकी वो अदा परेशान कर रही थी, जिसमें मानो वो इस धरती की किसी से कम नहीं थी। राधिका के सीने पर एक अजीब सी कसक उठी। वो हीन भावना जो अक्सर उसने अपने जख्मों को देखकर महसूस किया था, अब और ज्यादा तेज हो गई थी। उसने खुद से कहा, काश ये कट मेरे चेहरे पर नहीं होता, काश मैं इन जैसी दिखती। और यही सोचते सोचते उसने अपने भीतर के तूफान को एक चट्टान की तरह खड़ा किया और आंखों में आग से जमा ली। उसने अपने लहजे में और सख्त होते हुए कहा, देखिए, लगता है आपको समझ नहीं आ रहा। ये कोई फोटोशूट इवेंट नहीं है और ना ही युवराज कोई शो पीस है। वो थक चुका है और आराम कर रहा है। आप लोग कल आइए और उससे अभी कोई नहीं मिल सकता। इतना कहकर राधिका ने दरवाजा पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे लड़के ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे पर रख दिया। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? राधिका की आंखें क्रोध से जलने लगी। उसने लगभग दांत पीसते हुए फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी बड़ी कोई हस्ती हो? सौंदर्य के घमंड में खुद को आसमान समझने वाली लड़की अब जमीन पर गिर रही है तो उसकी चीख सबसे तेज सुनाई देती है। सामने खड़े लड़कों में से एक, जो शायद दूसरे लड़के का बॉडीगार्ड था, अचानक बोल पड़ा, हमारे साथ ऐसी बातें मत करो। अगर तुमने दोबारा इस तरह बोला तो तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी आंखों में जो अकड़ है उसे अगर मिटाना चाहो तो पहले तो मेरे साथ दो दो हाथ करके देख सकते हो। तुम जैसे 10 भी अगर एक साथ आ जाएं तो भी मेरे आगे कुछ नहीं। उसकी आवाज में आग थी और उसकी आंखों में वो आंसू थे जो उसने बहने नहीं दिए। ये आंसू उसके चेहरे पर नहीं आए थे। कमरा अब हल्की सी शांति से डूब चुका था, लेकिन उस शांति के नीचे एक भावनात्मक तूफान चल रहा था। राधिका की आंखों में अभी भी गुस्से की लहरें हिलोरे मार रही थी, लेकिन युवराज की उंगलियां अब जब उसके कंधे पर पहुंची तो उसमें एक पल को ठहराव आ गया। युवराज ने धीमी और सधी हुई आवाज में कहा, राधिका, बस छोड़ दो इन्हें, तुम शांत हो जाओ। राधिका की सांसें भले ही धीमी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंगारियां थी। उसने एक पल के लिए अपनी भूरी पलकों पर झपका लिया और चेहरे पर क्रोध जमा को थोड़ा सा काबू करने की कोशिश की। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, धीरे से आगे बढ़ी। उसका नाम सौम्य था, लेकिन बात करने का सलीका उसमें जन्मजात था। उसने एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा, देखिए मिस, आप खामखा गुस्सा कर रही हैं। आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इतना कहकर उस लड़के ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा और नर्म स्वर में आगे बोली, मेरा नाम प्रत्यूषा बजाज है। मैं यहाँ तक बस एक दफा हमारे हीरो से मिलने आई थी। उनकी फाइटिंग स्किल्स ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और हाँ, अगर आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि युवराज ने उनकी बात को बीच में ही ध्यान से सुना और उनके नाम में कुछ सोचकर डूबा हुआ देखकर अचानक बोल पड़ा, आप कहीं बजाज वंश की छोटी राजकुमारी प्रत्युषा बजाज तो नहीं है? प्रत्युषा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी जी, मैं वही हूँ। युवराज का चेहरा बिना मास्क के जब पहली बार उसके सामने आया तो वो चौंक गई। उसकी आंखें एक पल को ठहर गई, जैसे समय सा थम गया था। युवराज ने तेजस्वी चेहरे और गहरी आंखों के उसकी दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था, लेकिन युवराज ने औपचारिकता निभाते हुए बेहद आदरपूर्ण स्वर में कहा, राजकुमारी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए, अंदर आइए, आराम से बैठकर बात करते हैं। आपके पिताजी राजा जितेंद्र बजाज हमारे अच्छे बिजनेस क्लाइंट रहे हैं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं युवराज सिंघानिया हूँ, सिंघानिया ग्रुप का सीईओ और सिंघानिया परिवार का बड़ा बेटा।
इतना कहते ही उसने अपना हाथ प्रत्युषा की ओर बढ़ा दिया। प्रत्युषा के चेहरे पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने थोड़ा झिझकते हुए हाथ मिलाया और फिर युवराज के साथ कमरे में भीतर प्रवेश कर लिया। भीतर आते ही उसकी नजर बाईं और बिस्तर पर पड़ी लेटी रोशनी पर पड़ी और उसकी आंखों में सहानुभूति उभर आई। वो तुरंत आगे बढ़ी और नरमी से पूछा, आप ठीक है ना? आपकी तबीयत कैसी है अब? रोशनी ने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब ठीक हूं। प्रत्युषा फिर सामने रखे सोफे पर बैठ गई और बैठते ही युवराज की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब चिंता की झलक थी। उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपने अभी तक अपनी टीम के मेंबर को यहाँ क्यों रखा है? इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? मैंने इनकी फाइट देखी थी और मैंने सुना है कि इनकी चोटें बहुत ज्यादा गहरी थी। युवराज ने मुस्कुराते हुए राधिका की ओर देखकर कहा, यहाँ राधिका है और ये भी बहुत एक काबिल डॉक्टर है। ये किसी की भी नब्ज देखकर बीमारी का पता लगा सकती है और तुरंत इलाज भी कर देती है। प्रत्युषा ने आश्चर्य से राधिका की ओर देखा। राधिका अभी भी मास्क लगाए हुए थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था पर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उस मास्क ने प्रत्युषा को थोड़ी देर भ्रमित किया, लेकिन उसकी अपनी हैरानी को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ ये तो है, इनके चमत्कार तो हमने रिंग में भी देखे हैं, तभी तो सब इन्हें हीलिंग पंच गर्ल कहने लगे हैं। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे बढ़ी और राधिका की ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या आप मेरी नब्ज देखकर बता सकते हैं कि आपके पास मेरी किसी बीमारी का इलाज है या नहीं? राधिका ने एक क्षण को उसकी ओर देखा। उस निगाह में संदेह नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने बिना कुछ कहे बेहद संयम और सावधानी से उसका हाथ थाम लिया और उंगलियां धीरे धीरे प्रत्युषा की कलाई पर रखी, जहां जीवन की नब्ज धड़कती थी। फिर वो कुछ पल आंखें मूंद कर उस नब्ज को महसूस करने लगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें थम सी गई और सभी उसकी नजरों को ही देख रहे थे। उस पर्स में एक अनकही ऊर्जा थी। युवराज जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अब गंभीरता से राधिका के चेहरे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन राधिका के चेहरे पर अब एक ऐसा भाव था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसने कुछ ऐसा महसूस किया है जो सामान्य नहीं है। राधिका ने आंखें खोली और चेहरे पर आश्चर्य, व्याकुलता और एक भारी दुख की छाया उसके सामने दिखाई दे रही थी। उसने धीमे से प्रत्युषा की आंखों में देखा और प्रत्युषा की आंखों में उसे गहराई को पढ़ लिया तो शायद अब तक कोई नहीं समझ पाया था। वो मुस्कुराई और एक ऐसी मुस्कान जो दर्द से भरी थी लेकिन फिर भी शालीन थी। तुम्हें समझ लिया ना? उसने उसकी आंखों में देखा और राधिका जो पल भर को बस गुस्से में थी, अब एक इंसान बन चुकी थी और एक ऐसी स्त्री जो अन्य स्त्री के साथ से अभिभूत हो गई थी। उसने धीरे से प्रत्युषा का हाथ वापस अपनी उसकी गोद में रखा और उसके चेहरे की ओर देखती रही। फिर अचानक युवराज की आवाज ने उस मौन को तोड़ दिया। क्या हुआ राधिका? ऐसा क्या जान लिया तुमने कि तुम जैसे रुक किसी गई हो? और तुम दोनों आंखों ही आंखों में क्या बात कर रही हो? राधिका ने अपने पलकों को झपकाया और जैसे नींद से जागी हो उसने धीरे से गहरी सांस ली और फिर कुछ पल शांत और शांत स्वर में बोली, युवराज, राधिका को ब्रेन ट्यूमर है, वो लास्ट स्टेज पर है। सभी के होश उड़ गए। सबकी आंखें अब राधिका की ओर थी। राधिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहा, जहां तक मैं समझ पाई हूं इनके पास अब ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन है। युवराज जैसे स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें पल भर को प्रत्युषा के चेहरे पर ठहर गई। फिर धीरे से उसने अपनी गर्दन झुकाई और जैसे हकीकत को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो। प्रत्युषा अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक गहराई थी और उसके जो मौत के पास जाकर उसको और भी शांति महसूस करवा रही थी। राधिका उसकी तरफ देखती रही और सोचती रही, कोई इतनी छोटी सी उम्र में इतना साहसी कैसे हो सकता है, वो भी तब जब उसने अपने अंत का पता कर लिया हो। और वो भी इस तरह मुस्कुरा रही जैसे जिंदगी में कोई शिकायत ही ना हो। वो खुद उस मुस्कान में खोती जा रही थी। उसकी सोच के पर्दे अब उस पार के तूफान से उठ रहे थे और अपना चेहरा के जख्मों से उसका भरा हुआ था। उसने आत्मबल जो अक्सर सुंदर लड़कियों के सामने कमजोर पड़ सकता था, आज वो सुंदरता के आगे नहीं, वो साहस के आगे नतमस्तक हो गई थी। प्रत्युषा अब भी राधिका की ओर देख रही थी और वो बोली, आप सही कहती हैं, मुझे इस बारे में पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई और ऐसा जो मुझे सिर्फ एक राजकुमारी की तरह न देखे बल्कि एक इंसान की तरह देखे। वो इसे जाने समझे और आज आपने जान लिया, अब मुझे कोई डर नहीं। राधिका की आंखें भर आई। वो कुछ न कह सकी। युवराज जो अब तक सुन रहा था और देख रहा था उठकर प्रत्युषा के पास गया और उसका हाथ थामते हुए बोला, आप बहुत बहादुर हैं राजकुमारी।
और मैं वादा करता हूँ कि आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। प्रत्युषा की आंखों में अब भी थोड़ी थोड़ी नमी आ गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी कोमल और गहरी थी। राधिका ने पहली बार किसी लड़की की सुंदरता से ईर्ष्या नहीं बल्कि श्रद्धा महसूस की थी। कमरे का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया था। जहाँ कुछ देर पहले ईर्ष्या, टकराव और संदेह की हवा थी, वहाँ अब अनकहे रिश्ते का जन्म हो गया था। और इस रिश्ते की नींव बनी थी सहज सच्चाई। तभी युवराज ने राधिका की ओर देखते हुए पूछा, राधिका, राधिका, क्या तुम्हारे पास राजकुमारी की बीमारी का कोई इलाज है? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या राधिका के पास इस बीमारी का इलाज है या नहीं? क्या वो राजकुमारी को ठीक कर पाएंगे या नहीं? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 362वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। प्रत्युषा की मासूम मुस्कान और राधिका की गंभीर निगाहों के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों के बिना सब कुछ कह रहा था। तभी युवराज ने गंभीर स्वर में राधिका की ओर देखा और पूछा, राधिका, क्या तुम्हारे पास राजकुमारी की बीमारी का इलाज है? युवराज का यह सवाल केवल चिंता का नहीं बल्कि रणनीति का भी था। वो अच्छे से जानता था कि प्रत्युषा के पिता राजा जितेंद्र बजाज न केवल एक प्रभावशाली बिजनेसमैन थे, बल्कि उनका असर सत्ता के ऊंचे गलियारे तक था। यदि वो उनकी बेटी की जान बचा पाता तो रावत परिवार तक पहुंचने के उसके मिशन को एक मजबूती सहयोगी मिल जाता। राधिका, जो अभी तक प्रत्युषा की नब्ज में छिपे राज को समझने की कोशिश कर रही थी, युवराज की योजना से अनजान थी, लेकिन वो अपने फर्ज को जानती थी। एक डॉक्टर और एक योद्धा, सबसे अहम और एक इंसान के तौर पर उसने सिर झुकाया और गंभीर स्वर में बोली, इलाज है लेकिन बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी उसे सह पाएंगी। राधिका के मुख से ये ऐसे शब्द निकले जो पूरे कमरे में एक आशा की किरण दौड़ गई। प्रत्युषा, जो अब तक अपने चेहरे पर बहादुरी का नकाब ले बैठी थी, उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दौड़ आई। उसने तुरंत कहा, कृपया मुझे बताइए, चाहे वो इलाज जितना भी कठिन हो, मैं एक बार प्रयास जरूर करना चाहूंगी। राधिका ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर आप सच में तैयार हैं तो इसके लिए तो सुनिए। इस इलाज के लिए मुझे कुछ अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। एक ऐसा कोल्ड रूम जिसका तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो। ये एक प्रकार की ऊर्जा शीत चिकित्सा है जिसे मैंने अपने गुरु से सीखा था। इसे करते समय शरीर को एक विशेष तापमान और जड़ी बूटी की ऊर्जाओं को संतुलन में रखना होगा, वरना परिणाम घातक हो जाएंगे। युवराज ने बिना देर किए कुछ तुरंत उत्साहित स्वर में बोला, बस इतनी सी बात, ये सब इंतजाम हो जाएंगे, तुम बस जड़ी बूटी की सूची तैयार करो। राधिका युवराज को प्रत्युषा की इतनी चिंता करते हुए देखा असहज हो गई। उसके दिल में हल्की सी जलन भी महसूस हुई, पर वो जानती थी कि युवराज किसी की सुंदरता देखकर लट्टू होने वालों में से नहीं है। जब उसने उसे सीधे मना कर दिया था, तब उसकी आंखों में साफ झलकता था कि वो राधिका को पसंद करता है, और यही विश्वास उसके मन को शांत कर गया। उसने अपने बैग से एक पेन और एक छोटी सी डायरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। नागर मोथा, ये हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र की केवल वर्षा ऋतु में पाई जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा नियंत्रण और स्नायु शुद्धिकरण में होता है। असफलतम पूंजी बिनु, ये हिमालय की सबसे ऊंचाई और प्राकृतिक पत्थरों में मिलता है। शरीर की ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। ब्रह्म कमल, ये केवल उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र में पाया जाता है। रोग प्रतिरोधक हम क्षमता को अधरूप बना देता है। काकोली रोज की पुरपुरी, ये सिक्किम और भूटान की सीमा पर मिलती है, शरीर की कोशिकाओं को जो पुनर्जीवित कर देती है। और ये है मार्क द्वाज रहस्य, ये विशेष आयुर्वेदिक योग है जिसे बनाने के लिए स्वर्ण भस्म और पारा की नियंत्रित मात्रा चाहिए। ये मस्तिष्क की नसों को सक्रिय करता है, और नीलगिरी की राख ही केवल नीलगिरी के पर्वत पर श्रृंखला के जंगलों की भरकती आग के बीच मिलती है। इसका उपयोग शीत ऊर्जा के स्थिरीकरण में किया जाएगा। कर्पूरवली कोलाउज आर्टगमेटिक्स, ये दक्षिण भारत के आंध्र और तमिलनाडु क्षेत्रों में विशेष देखरेख में उगती है। इसका प्रयोग श्वसन तंत्र में शुद्धि में होता है, और सिंधबाल मूल ये जम्मू कश्मीर की घाटियों में मिलती है। सिनेलजेला बायोप्रोट्रिस, ये ताजा अर्क वही तत्व है जो उन्हें सीनियर अभिमन्यु की ड्रिंक में मिलता था, जीवन ऊर्जा जागृत करने में उपयोगी। तक्षक नाग की खाल से बनी ऊर्जा पट्टी, ये अत्यंत दुर्लभ है और ये केवल नागपुर के कुछ तांत्रिक आश्रमों में संरक्षित मिलेगी। राधिका ने जब पूरी सूची तैयार की तो उसने युवराज की ओर देखा और धीरे से कहा, इनमें से कुछ जड़ी बूटी तो ऐसी हैं जो आज तक किसी आयुर्वेदिक केंद्र में अभी तक नहीं पहुंची। इन्हें ढूंढने के लिए भारत के कोने कोने में जाना होगा।
युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए आत्मविश्वास से कहा, राधिका, अगर तुम्हें इनकी जरूरत है तो इन्हें लाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे खुद हिमालय की बर्फीली चोटियों पर क्यों ना जाना पड़े। प्रत्युषा, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर यह आंसू दुख के नहीं थे, आभार के थे। उसने राधिका का हाथ थामा और धीमे स्वर में बोली, आपके शब्दों ने आज मुझे जीने की एक नई वजह दी थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, लेकिन मैं लड़ना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए और उनके उस सपने के लिए जो उन्होंने मेरे लिए देखे थे। राधिका ने उसका हाथ थामे रखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब आप अकेली नहीं है राजकुमारी, हम सब आपके साथ हैं और मैं अपना वादा निभाऊंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। कमरे में अब एक नई ऊर्जा भर गई थी। आराम और खामोशी के उस क्षण में जब सब कुछ सम सा गया था, अचानक ही प्रत्युषा के शब्दों ने उस माहौल को फिर से हलचल से भर दिया। वो धीरे से मुस्कुराते हुए युवराज की ओर मुड़ी और बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपको इतनी सी बात के लिए खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने एक शांत लेकिन प्रभावशाली भाव से युवराज की ओर देखा और कहा, कल शाम तक ये सारी जड़ी बूटियां यहाँ मौजूद होंगी। मैं अभी पापा से कहती हूँ, वो कल शाम तक इनका इंतजाम करवा देंगे। उसकी आवाज में एक विशेष विश्वास था, जिसे केवल किसी राजघराने की पली बड़ी राजकुमारी ही रख सकती थी। युवराज, जो पहले उन जड़ी बूटियों को व्यवस्था के लिए तैयार हो गया था, अचानक रुक गया। उसे राजा जतेंद्र बजाज की पहुंच और सामर्थ्य के बारे में बखूबी मालूम था। उनके लिए हिमालय की गहराइयों में पाई जाने वाली दुर्लभ औषधियां जुटाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उनके महल की प्रयोगशाला में तो वैसे भी कई दुर्लभ तत्व पहले से संरक्षित रखे थे होते थे। युवराज की भौहें हल्की सी उठी, उसकी निगाहें अब भी प्रत्युषा की टिकी हुई थी। उसके हल्के से सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए धीरे से कागज का टुकड़ा जिसमें उन दुर्लभ जड़ी बूटियों के नाम लिखे थे प्रत्युषा की ओर दे दिए। तो फिर ये रही आपकी जिम्मेदारी राजकुमारी, आप इन्हें जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिए। युवराज ने उसकी ओर वो पर्चा देते हुए कहा। प्रत्युषा ने वो पर्ची अंतिम संयम और आदर से ले ली, जैसे कोई कीमती खजाना हाथ में लग गया हो। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने एक बार फिर युवराज की ओर देखा, पर इस बार उसकी निगाहें फैन वाले दीवानगी से ज्यादा एक अलग किस्म का अपनापन और खास महसूस कराने की कोशिश में झलक में लग रही थी। उसने नजर घुमाई और एक हल्की मुस्कान के साथ राधिका की ओर देखा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिस, आप बहुत काइंड हैं। मैं कल शाम तक ये सारी चीजें लेकर आपसे मिलने आऊंगी। उसके शब्दों में एक अजीब सी कृतज्ञता थी, लेकिन राधिका के चेहरे पर भाव बदलने लगे थे। फिर प्रत्युषा ने एक आखिरी बार नजर युवराज पर डालकर धीमे कदमों से वहां से निकल गई। राधिका अब भी चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन भीतर सब कुछ हिलोरे मार रहा था। प्रत्युषा के जाते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। युवराज की तरफ उसने एक नजर डाली, और जो अब भी वहीं पर खड़ा था और आंखें उसके दरवाजे पर टिकी हुई थी, वह भी अभी प्रत्युषा की तरफ ही देख रहा था। उस क्षण राधिका के भीतर एक अजीब सी भावना उठी, ना सिर्फ जलन की बल्कि एक अधूरी बेचैनी की। वो सीधा युवराज की तरफ घूमी और बोली, तुम्हें कुछ ज्यादा ही दया नहीं आ रही उस पर? राधिका की बात सुनकर और उसकी जलन देखकर युवराज को हंसी आ गई। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए एक हल्के लहजे में जवाब दिया, क्या बात कर रही हो तुम? ये अगर तुमने उसका इलाज कर दिया तो हम अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाएंगे। राधिका अब भी गुस्से में थी। उसने आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, पर वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी और वो बोली, मुझे तो कहते हो कि टीना को धोखा नहीं दे सकते, और अब ये क्या है? युवराज की मुस्कान अब थोड़ी गंभीरता में बदल गई। उसने राधिका की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बेहद शांत स्वर में कहा, राधिका, बात सिर्फ किसी लड़की को इससे मिलने की नहीं है। राजकुमारी हमें उस जगह तक पहुंचा सकती है जहां से हमारे असली दुश्मनों की जड़ें शुरू होती हैं। राजा जितेंद्र की पहुंच बहुत दूर तक है। अगर हम उनके विश्वास में आ गए तो रावत परिवार तक पहुंचने का रास्ता हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। राधिका की सांसें तेज हो गई। उसका चेहरा अब भी कठोर था, पर उसके मन में कहीं ना कहीं युवराज की बात समझ आ रही थी। वो जानती थी कि इस लड़ाई में भावना से ज्यादा रणनीति की भी जरूरत थी। जब तक बात युवराज की होती तो उसका दिल दिमाग पर हावी हो जाता था। युवराज ने उसकी हथेली थाम ली। उसकी उंगलियां राधिका की कमकपाती उंगलियों को छू रही थी और वो बोला, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ बिना कुछ भी नहीं, पर हमें इस बात को थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ये मौका है अपने लक्ष्य की ओर करीब जाने का। राधिका ने उसकी आंखों में झांका और वहां सिर्फ सच्चाई थी, कोई भी छल नहीं था। फिर वो चुपचाप रही और युवराज
ने उसका मौन सही, उसका जवाब सही लग रहा था। रोशनी जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, वो भी मुस्कुरा रही थी। वो जानते थे कि राधिका की नाराजगी केवल बाहरी परत थी, भीतर कहीं वो युवराज की हर बात को समझती थी। कमरे के भीतर अब हल्की हल्की शांति आ गई थी और बाहर शाम उतरने लगी थी। एक नई शुरुआत की तैयारी के मन में हर कोई कर रहा था। राधिका के दिल में अब भी एक हल्की सी टीस थी, पर वो साथ ही उम्मीद लिए हुई थी। युवराज उसके साथ ही था। क्या लगता है दोस्तों, दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या क्या होगा आगे? कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 363वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शाम अपने पूरे रंग में ढल चुकी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को सरकाती हुई अंदर आ रही थी। बाहर आसमान पर सिंदूरी लाली बिखरी हुई थी और भीतर का माहौल अब सुकून भरे ठहराव में डूबा हुआ था। राधिका युवराज के पास बैठे आपस में धीमे धीमे आवाज में कुछ गहरी और आत्मीय बातें कर रहे थे। उनके बीच की दूरी अब भावनाओं की गर्माहट में भर चुकी थी। एक दूसरे की बातों में डूबे, जैसे वे समय को भूल गए थे। उसी पल दरवाजे की तरफ से चहकती हुई आवाज आई, चलो ना सब लोग खाना खाने चलते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। यह आवाज सिंधु की थी, जो हमेशा की तरह अपनी शरारती मुस्कान और नटखट लहजे के साथ माहौल में नई ऊर्जा भर देती थी। राधिका और युवराज ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर निकले हो। तभी बिस्तर पर बैठ लेटी रेवश्री ने भी करवट बदलते हुए सिर उठाया और धीरे से कहा, हाँ सिंधु बिल्कुल सही कह रही है, चलो खाने चलते हैं। और हाँ, आज खाना मेरी तरफ से, मेरी तबीयत ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी ट्रीट। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी, लेकिन आवाज में थोड़ी झिझक भी थी। लेकिन उसने बात को आगे बढ़ाकर कहा, उतनी महंगी जगह पर नहीं, उस दिन जहां हम युवराज के साथ गए थे। मैं अपने बजट के हिसाब से ही किसी मामूली रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। रोशनी की बात में संकोच था, वह युवराज की अनुभवी आंखों में छिप नहीं सकी। उसने तुरंत अपनी जगह से उठते हुए गर्म जोशी से कहा, नहीं रोशनी, आज हम सब बहुत ही खास जगह पर जाएंगे। तुम बहुत मेरी छोटी बहन के जैसी हो। तुम्हारी तबीयत ठीक होने की खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। रोशनी ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, पर युवराज, तुम्हें इस बार कुछ नहीं करना चाहिए। मैं लेकिन उससे पहले ही युवराज ने उसकी बात को बीच में काटते हुए थोड़ी सख्ती और ढेर सारे प्यार के साथ कहा, तुम चाहो तो मुझे अपना बड़ा भाई समझो या अपना सीनियर, दोनों ही रिश्तों के हिसाब से मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा पहला धर्म है। रोशनी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, जैसे कोई जिद्दी बच्चा हार मान गया हो लेकिन दिल खुश हो। उसने आंखों में चमक के साथ कहा, ठीक है बड़े भैया, आप जैसा कहें। कमरे का माहौल एक बार फिर हंसी मजाक और अपनतों से भर उठा। सिंधु जो अब तक चुप थी, उछलती हुए बोली, तो फिर तय रहा, आज हम सब मजे से बाहर खाना खाएंगे। चलो सब लोग जल्दी जल्दी से अपने अपने कमरे में जाओ और तैयार हो जाओ। बाहर घूमने के लिए बहुत मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सिंधु और बिंदु दोनों अपने बचपन के आश्रम के साथ एक साथ रही थी, इसलिए सिंधु को बाहर की दुनिया और चहल पहल बहुत अच्छी लगती थी। राशि फिर भी आश्रम के कामों से बाहर अंदर जाया करती थी, लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो भी कम ही जाती थी, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। राधिका मुस्कुराई और उसकी आंखों में संतोष था। एक पल के लिए उसने युवराज की ओर देखा, जिसकी बातें और फैसले से हमेशा सबके लिए अपनापन होता था। राधिका का मन भीतर ही भीतर भर गया। उसे एहसास हुआ कि जब भी वो थक जाती है, टूटने लगती है, तब यही इंसान उसकी ढाल बन जाता है। युवराज ने राधिका की ओर मुड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। आज का डिनर सिर्फ एक ट्रीट नहीं है, ये सबके लिए एक सपने जैसा होगा। देखना, एक और खूबसूरत शाम होगी। राधिका ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर एक अनकही सी मुस्कान। आज शाम का रंग कुछ अलग ही था। हर किसी के दिल में एक अजीब सी खुशी, अपनापन और गहराई झलक रही थी। हर कोई अपने अपने कमरे की ओर बढ़ चला था, लेकिन वो शाम की शुरुआत एक ऐसे एहसास से हो गई थी जो शायद आगे बढ़कर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राधिका, सिंधु और राशि, तीनों लड़कियां अपने अपने कदमे से राशि राधिका के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुलते ही कमरे की रोशनी में हल्की सी गर्माहट फैल गई। राधिका की नज़र अब सबसे पहले शीशे पर थी। उसने धीमे धीमे आगे चलकर टेबल पर रखे स्किन किट को उठाया और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे का बायां हिस्सा, वो हिस्सा जहां गहरे जख्म का निशान था, वो पहचान उसकी जो बन चुका था, अब भी उतना ही ताजा दर्द देता था। लेकिन अब वो सिर्फ दर्द उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन गया था। फिर भी जब वो अपने चेहरे पर उस मास्क को लगाती थी, तो वो अपने कॉन्फिडेंस में एक अदृश्य ढाल पहन लेती थी।
सिंधु और राशि भी तैयार होने के लिए व्यस्त थी। राशि ने हल्का सा एक गुलाबी रंग का पारंपरिक कुर्ती सूट पहन लिया, जिससे उसका गेहुआ रंग और भी खिल उठा। उसके बाल खुले थे और हल्के से काजल ने उसकी आंखों में एक अलग चमक दे दी थी। वहीं सिंधु ने नीले और सफेद रंग की वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, जो उसकी चोलबली, बिंदास और थोड़ी शरारती प्रकृति को दर्शाती थी। दोनों लड़कियां आपस में हंसते हंसते बातें कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार राधिका की ओर जाती थी। वह भी चुपचाप शीशे में खुद को ही देख रही थी। राधिका ने गहरे नीले रंग के सलवार कुर्ता पहना था, जो बेहद उस पर फब भी रहा था, और उस कपड़े की सादगी में भी एक अनोखी भव्यता थी। उसने अपने घने बालों को एक सिरेकीदार जूड़े में बांधा और उसके चारों ओर एक छोटी सी गजरे की लटें भी लपेट ली। जब उसने अपने मास्क को चेहरे से उठाकर पहना तो उसके चेहरे पर गंभीरता और आत्मसम्मान की झलाई दिखाई दी। राशि ने राधिका की तरफ मुड़ते हुए देखा और बोली, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, जैसे कोई रॉयल वॉरियर प्रिंसेस। राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ वो समझ सकती थी। उस मास्क के पीछे उसका चेहरा ना जाने कितनी कहानियां कहता था। दूसरी ओर युवराज अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने एक क्लासिकल काले रंग की शर्ट और हल्के रंग की पतलून पहनी हुई थी, और उसके चाल में हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। एक खुशी जो रोशनी के ठीक होने की खबर और अपनी टीम के साथ समय बिताने में एक खास पल की वजह थी। रोशनी अपने कमरे में अकेली रह गई थी। उसने अपने आप को शीशे में देखा और हल्का सा पीलापन अभी भी उसके चेहरे पर था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो बुझी बुझी मायूसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने एक सिंपल लेकिन क्लासी आउटफिट चुना, सफ़ेद रंग की लॉन्ग कुर्ती और उसके साथ नीले रंग की जीन्स पहन ली। बालों को खुला छोड़ा और हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया, और उसने खुद को देखकर शीशे में कहा, आज सिर्फ एक सिपाही नहीं, मैं फिर से जिंदा बन गई हूँ। राधिका, सिंधु, राशि अब पूरी तरह से तैयार थी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसी भरकर एक दूसरे की तारीफ की। उस कमरे में एक मीठी वहनचारे की भावना गूंज रही थी। राधिका भले ही मास्क में पीछे अपना दर्द छिपा रही थी, लेकिन आज उसके भीतर एक सुकून था। इतने में दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। युवराज बाहर आ गया था। उसने आवाज लगाई और कहा, अगर तुम सब लोग तैयार हो गए हो तो जल्दी आओ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। सभी लड़कियां हंसते हुए कमरे से बाहर निकली, और राधिका के साथ सिंधु और राशि, और तीनों वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राधिका ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर सिलिकॉन मास्क लगाया था, जो उसकी ठोड़ी से लेकर गलों तक फैला था। उसके मास्क के पीछे छुपा उसका चेहरा किसी दर्दनाक अतीत की कहानी कहता था, मगर उसकी आंखें, उसकी गहरी आंखें एक अलग ही चमक लिए हुई थी। मास्क के बावजूद राधिका की सादगी और गरिमा में कोई कमी नहीं हुई थी। सिंधु ने अपने कंधों पर एक हल्का सा स्कार्फ डाला था, जिसकी किनारी में छोटे छोटे सितारे जड़े थे। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर निडरता की झलक थी। वहीं राशि ने उसके खुले बालों और कानों में झूलती हुई सिल्वर इयररिंग्स के साथ बखूबी मेल खा रही थी। कुछ देर बाद रोशनी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसके चेहरे पर ताजगी लौट आई थी, और उसकी मुस्कान बता रही थी कि अब वो पूरी तरह से ठीक है। धीरे धीरे करके वो सब लोग पार्किंग की ओर जा रहे थे। युवराज वहीं पर था, और वहीं आईसीयू जो उस दिन हेलीकॉप्टर के आने के बाद माथुर जी ने विशेष रूप से मंगवाई थी। चमचमाती हुई आईसीयू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस शाम को और भी खास बनाने के लिए तैयार हो। उसके ऊपर केसरिया रंग की झलकड़े पड़ रही थी, जो इस गाड़ी को एक शाही रूप दे रही थी। चलो सब लोग, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में वही अपनापन था जो हर किसी को सहज बना देता था। सभी एक एक करके गाड़ी में बैठ गई। राधिका युवराज के साइड वाली सीट पर बैठ गई, और बाकी तीनों पीछे की सीट पर। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। शिमला की ठंडी हवाओं और दिलकश वादियों के बीच गाड़ी गुजर रही थी। खिड़की के बाहर देखते ही सिंधु ने कहा, ये हवा, ये रास्ते, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा है। राशि ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और हम सब हीरो हीरोइन बन चुके हैं। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। राधिका खामोशी से बाहर देख रही थी, मगर उसके अंदर दिल में अभी भी इस सफर की गर्माहट थी। तभी उसने युवराज की ओर मुड़कर देखा और पूछा, वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं युवराज? युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम ऐसे ही डिनर के लिए नहीं जा रहे, हम कसोल जा रहे हैं। मेरे पास वहाँ का एक क्लब के पास है जो माथुर जी ने एसयू के साथ भेजे हैं। आज रात हम वहीं पर डिनर करेंगे। क्लब? चारों लड़कियां ये सुनकर चौंक गई। उनके चेहरे पर चमक आ गई। सिंधु ने कहा, कसोल का क्लब? वो वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ का म्यूजिक और एम्बियंस एकदम ड्रीमी होता है।
राशि ने भी कहा। और वहां की लाइटिंग, वो तो इंस्टा पर ही देखकर मन करता है जाने का। राधिका ने हल्की सी मुस्कान के ली और कहा, मगर ये सब तो बहुत महंगा होता है ना। युवराज ने राधिका की ओर देखते ही हल्के से कहा, तुम लोग मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। जब तक मैं हूं, तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये शाम सिर्फ तुम लोगों के लिए है राधिका, हमारे और हमारी टीम के लिए। राधिका की आंखें नम हो गई, मगर उसने सिर झुका लिया ताकि कोई उसकी आंखों का हाल न देख सके। मास्क ने उसके चेहरे के भाव छुपा लिए, मगर दिल में उठते जज्बात किसी से छुपे नहीं थे। गाड़ी कसोल की ओर चल रही थी। दूर पहाड़ियों के बीच रास्ता गुजर रहा था, हर मोड़ पर एक नई ताजगी, हर झोंके के साथ एक नई कहानी। जैसे जैसे आईसीयू आगे बढ़ रही थी, उनके दिल की भी धड़कनें जैसे बढ़ती जा रही थी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्लब में सब कुछ ठीक होगा या फिर वहां पर भी कोई और घटना हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को लाइक करें जरूर, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, 364वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कसौल की ठंडी और ताजी हवा में लिपटी हुई रात खास बन रही थी। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ क्लब आफ्टर लाइफ किसी सपने की तरह चमक रहा था। रंगीन लाइटों की झिलमिलाहट, धीमे धीमे बजता म्यूजिक और भीतर से आती हंसी और तालियों की गूंज। जैसे ही युवराज की काली ऐसी क्लब के सामने रुकी, सभी लड़कियों की आंखें उस भव्यता को देखती रह गई। क्लब के बाहर खड़े गार्ड्स ने जब युवराज को देखा तो तुरंत अदब से झुका, और उसने बड़े इत्मीनान से जेब में वो विशेष पास निकाल दिया जो माथुर जी ने भेजा था। पास को स्कैन करने के बाद गार्ड्स ने मुस्कुरा कर कहा, स्वागत है श्रीमान सिंघानिया, कृपया अंदर आइए। दरवाजा खुला और एक नई दुनिया का दरवाजा जैसे सभी के लिए खुल गया। भीतर घुसते ही हर दिशा में रंग बिरंगे लाइट्स नाच रही थी। दीवारों पर आधुनिक पेंटिंग और चमकते ग्लास पैनल्स, एक विशाल डांस फ्लोर पर जो हल्के नीली और गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ था। सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। राधिका ने अपने मास्क के पीछे से धीमी मुस्कान दी, और उसकी आंखों में वो चमक थी जो भीतर की खुशी को बयां कर रही थी। हमेशा से अपनी इस सुंदरता को सादगी में छुपाई हुई थी, लेकिन उसकी चाल और व्यक्तित्व किसी चमकते ड्रेस से कम नहीं था। सिंधु और राशि की उत्सुक आंखें बार बार उधर घूम रही थी, जैसे किसी परी कथा की दुनिया में आ गई थी। और रोशनी उसके चेहरे पर तो जैसे एक अलग ही विश्वास था। बीमारी से उबरने के बाद उसका यह पहला इतना बड़ा आउटिंग था, और वो इसे पूरी तरह से जी लेना चाहती थी। युवराज ने सबके लिए वीआईपी सेक्शन में एक शानदार कोना रिजर्व किया था। वहां की आरामदायक सोफा सीट, कांच की मेजें और चारों ओर की लाइट ने वातावरण को और भी खास बना रखा था। एक वेटर उनके पास आया और युवराज ने सभी के लिए स्पेशल नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल्स में कुछ स्पेशल कसोल स्नैक्स का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही म्यूजिक ने अपना सुर बदला और डीजे ने क्लब की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हाई बीट पर कोई हिट ट्रैक बजाया, सिंधु ने उठकर सबसे पहले डांस फ्लोर की ओर इशारा किया। चलो ना, बहुत हो गया बैठना, थोड़ा सा डांस करते हैं। राशि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ, आज की रात तो सिर्फ मस्ती की होनी चाहिए। राधिका थोड़ी झिझक गई, लेकिन फिर युवराज की ओर उसके सिर देखकर हिलाया और कहा, जाओ आराम से एंजॉय करो, चिंता मत करो। चारों लड़कियां धीरे धीरे डांस फ्लोर पर चली गई। चारों की अदाएं, उनकी मासूमियत जैसे उनके फ्लोर पर एक अलग ही रंग बरसा रही थी। उनकी हंसी और उनका एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखना, ताल से ताल मिलाकर झूमना, हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। युवराज के पास काउंटर से अपना ड्रिंक लेना उन्हें देखता रहा। राधिका की आंखों की चमक, उसकी चाल, उसकी हिचकियां की तोड़ का खुलकर मुस्कुराना, ये सब युवराज के दिल में एक अजीब सा एहसास जगा रहा था। कुछ देर बाद राधिका खुद चलकर युवराज के पास आ गई। उसके हाथ में नींबू की मॉकटेल थी और आंखों में वही मास्क के पीछे छुपी शरारत। उसने आते ही कहा, युवराज, तुम क्यों नहीं आते डांस फ्लोर पर? तुम भी आओ ना, थोड़ा सा डांस कर लो। युवराज मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे ज्यादा डांस पसंद नहीं है। वैसे भी तुम लोगों को ऐसे खुशी से नाचते देखकर मुझे खुशी मिल रही है। राधिका एक पल को चौंक गई, फिर हल्का सा हंसते हुए बोली, कभी कभी शब्दों से ज्यादा खतरनाक हो तुम। इतनी देर में सिंधु और रोशनी भी पास आ गई। रोशनी ने कहा, यार, ये क्लब तो उम्मीद से ज्यादा शानदार है। युवराज, तुमने फिर से हमें चौंका दिया। युवराज मुस्कुराया और बोला, आज की रात सिर्फ तुम लोगों के लिए है। इसे अपने हिसाब से जियो और मस्ती करो। डीजे ने फिर एक सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक बजाना शुरू किया, हल्की धुन जिसमें हर बीट दिल को छू रही थी। क्लब की लाइट्स मंद पड़ गई और एक नीली रोशनी जो सब कुछ डूबने लगा था। राधिका ने युवराज का हाथ बढ़ा लिया और कहा, एक डांस तो साथ में करें। युवराज थोड़ा झिझक गया, पर फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जब फ्लोर पर पहुंचे तो किसी फिल्मी सीन की तरह चारों ओर सब कुछ धीमा धीमा महसूस होने लगा।
उनकी आंखों की गहराई, उनके बीच की नजदीकियां और मांस के ऊपर से छुपे एहसास सब एक साथ घुलते जा रहे थे। राशि, सिंधु और रोशनी उन्हें देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। एक दोस्त और एक सीनियर और एक शायद सबसे भी बढ़कर कुछ। उन्हें सब कुछ महसूस हो रहा था। क्लब आफ्टर लाइफ उस रात सिर्फ एक पार्टी प्लेस नहीं था, एक एहसास बन गया था। डांस फ्लोर पर राधिका और युवराज की जोड़ी सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खोए हुए थे। युवराज की नजरों में राधिका के लिए एक अनकहा स्नेह झलक रहा था। वहीं राधिका की आंखों में वो नर्म मुस्कान थी जो किसी अपने के करीब होने का एहसास दिलाती थी। रोशनी वहीं पास में बैठी थी, मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। उसे ये देखकर सुकून मिल रहा था कि उसके दोनों उसके करीब लोग और एक साथ ही आज खुश थे। ऐसे बीच सिंधु और राशिन ने ठंड को महसूस करते हुए सोचा कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले आए। दोनों काउंटर की ओर चल दी और वहां की रोशनी थोड़ी मंद थी, लेकिन माहौल अभी भी सुरक्षित लग रहा था। उन्होंने ऑर्डर दिया और वेटर ने उन्हें दो रंगीन सॉफ्ट ड्रिंक थमा दी। उसी पल एक लड़का उनके पास आया और लगभग उसकी उम्र 20-22 होगी। वेस्टर्न कपड़े पहने हुए और उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उसने थोड़ी झिझक दिखाते हुए कहा, हाय, क्या आप दोनों मेरे साथ डांस करेंगे? सिंधु और राशि दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर शालीनता से मना करते हुए बोले, नहीं थैंक यू, हम बस थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। वो लड़का मुस्कुराते हुए थोड़ा दूर हट गया, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। उसी समय उसके पीछे खड़ा दूसरा लड़का, जो काफी काफी देर से स्थिति को परख रहा था, धीरे से आगे आ गया। उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और एक पलक झपकते ही सिंधु और राशि के ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया। ये काम इतनी सफाई से किया गया कि काउंटर पर खड़ा कोई भी स्टाफ या वेटर कुछ भी समझ नहीं पाया। पहला लड़का अब थोड़ा सा और पास आकर उनकी प्रतिक्रिया देखने लगा। सिंधु और राशि, जो इन सबसे अनजान थी, मुस्कुराते हुए अपने ड्रिंक्स पीने लगी। कुछ ही पलों में उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान उतर आई। सिंधु ने घबराते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर घूम रहा है। राशि ने भी उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर उनकी पलकें भारी होने लगी। देखते ही देखते दोनों की आंखें बंद हो गई। दोनों लड़के तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने थाम लिया। जैसे ही वे उनके अपने हो और दोनों बस ज्यादा पीने की वजह से लड़खड़ा रही थी। किसी ने उन पर शक नहीं किया, क्योंकि क्लब का माहौल पहले से ही शोरगुल और नशे में डूबा हुआ था। युवराज और राधिका अभी भी डांस फ्लोर पर थे, संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। राधिका की आंखों में चमक थी और वो युवराज के साथ अपने हर पल को महसूस कर रही थी। रोशनी वहीं पास की टेबल पर बैठकर दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन तीनों की दुनिया में उस समय सिर्फ खुशी और सुकून ही था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिंधु और राशि अब इस क्लब के अंदर भी नहीं थी। वो दोनों लड़के उन्हें लगभग घसीटते हुए क्लब से पिछले दरवाजे की ओर लेकर जा रहे थे। वहां पार्किंग की लाइटें थोड़ी धुंधली थी और आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे। एक सफेद रंग की वैन पहले से तैयार खड़ी थी और जैसे वो वहां पर पहुंचे, एक तीसरा आदमी बाहर निकला और जल्दी से वैन का दरवाजा खोल दिया। जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। और दोनों लड़के बिना समय गवाए सिंधु और राशि को वैन में डाल दिए। दोनों अभी तक बेहोशी की हालत में थी और वैन के अंदर पहले से कुछ चादरें और तकिए रखे हुए थे। शायद पहले से प्लानिंग की गई थी कि अगर उन्हें होश कर दिया जाए तो रास्ते में कोई शक भी नहीं होगा। वैन के दरवाजे बंद होते ही वो तेज रफ्तार से क्लब की पार्किंग से बाहर निकल गई और अंधेरे में खो गई। क्लब के अंदर अब भी संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे और नाच रहे थे, लेकिन वहां की जो तेज थी और उसके बीच कहीं दो मासूम लड़कियों की आज़ादी और सुरक्षा गुम हो गई थी। युवराज, राधिका और रोशनी की जिंदगियों में ये बड़ा तूफान लेकर आने वाला था, मगर उस समय वो केवल उस खूबसूरत रात को जीने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो रोमांटिक संगीत समाप्त हुआ, युवराज ने धीरे से राधिका का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बैठ जाते हैं। राधिका ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों एक साथ क्लब के उस कोने की ओर बढ़े जहां रोशनी आराम से बैठी हुई थी। वहां पहुंचकर राधिका ने चारों ओर नजर घुमाई और उत्सुकता से पूछा, अरे, सिंधु और राशि कहाँ हैं? रोशनी ने थोड़ी उलझन के साथ इधर उधर देखा और बोली, यही ड्रिंक लेने गई थी, अभी तक आई नहीं, अजीब बात है। तीनों की नजरें अब बार काउंटर की दिशा में घूम गई, लेकिन वहां कोई पहचान का चेहरा नहीं था। चारों ओर पार्टी की भीड़ थी, लेकिन सिंधु और राशि का कोई अता पता नहीं था। अचानक राधिका की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने युवराज की ओर देखा और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में उसके मन की बेचैनी बयां कर गई। कहीं वॉशरूम में तो नहीं गई? रोशनी ने कहा और जैसे अपने मन को तसल्ली दी। युवराज ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, हो सकता है, चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। तीनों अब टेबल के पास वापस बैठ गए। युवराज ने वेटर को इशारा किया और तीनों ने पानी मंगवाया, लेकिन अब उनका ध्यान खाने या
पार्टी पर नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी ने माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर पल जैसे भारी होता जा रहा था। 10 मिनट बीत गए लेकिन सिंधु और राशि का कुछ अता पता नहीं लगा। अब चिंता धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगी थी। मैं देख के आती हूँ, शायद वॉशरूम में ही हो। राधिका तुरंत खड़ी हुई और वो वॉशरूम की ओर चल दी। रोशनी भी उसके साथ खड़ी हुई। युवराज वहीं पर रह गया ताकि अगर दोनों लौटें तो वो उन तक पहुंच सके। राधिका और रोशनी ने क्लब के भीड़ भाड़ वाले रास्ते से होकर वॉशरूम की ओर जाना शुरू किया। रास्ते में हर एक वो चेहरा देख रही थी, हर एक कोने को झांक रही थी, लेकिन उनकी तलाश पूरी नहीं हुई थी। वॉशरूम में भी पहुंचकर वहां पर सिंधु और राशि का कोई सुराग नहीं मिला। राधिका ने जैसे एक वॉशरूम अटेंडेंट से पूछा, क्या यहाँ दो लड़कियां आई थी? एक के बाल घुंघराले हैं और दूसरे की लंबाई थोड़ी छोटी है। अटेंडेंट ने सिर हिलाकर मना कर दी। नहीं मैडम, पिछले 20 मिनट में कोई लड़की नहीं आई। अब राधिका और रोशनी के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी थी। राधिका ने तुरंत मोबाइल निकाला और सिंधु को कॉल करने लगी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने राशि को कॉल किया, लेकिन राशि ने भी कोई कॉल नहीं उठाया। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। क्या होगा अब आगे? क्या सिंधु और राशि तक ये पहुंच पाएंगे? और किसने उठाया था सिंधु और राशि को? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक तो यार कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करो। दोस्तों, 365वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब राधिका और रोशनी के चेहरे पर चिंता झलकने लगी थी। राधिका ने तुरंत मोबाइल निकाला और सिंधु को कॉल करने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने राशि को कॉल किया, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रोशनी ने राधिका की ओर देखा और कहा, हम मुझे डर लगने लगा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। राधिका ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, हमें जल्दी से युवराज को बताना चाहिए, हमें मिलकर ढूंढना होगा उन्हें। दोनों तेजी से टेबल की ओर वापस भागी, जहां युवराज उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें आते देखकर वो उठ खड़ा हुआ और उनकी आंखों में चिंता की गहराई को पढ़ते हुए समझ गया कि गंभीर मामला है। क्या नहीं मिली क्या? युवराज ने सीधा सवाल पूछा। नहीं, वो लोग वॉशरूम में नहीं है और मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। राधिका की आवाज अब कंपन से भर गई थी। युवराज ने एक कदम गंभीरता से चादर ओढ़ ली। उसका चेहरा कठोर हो गया और उसकी आंखों में तीव्रता झलकने लगी। वो अपने साथियों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। चलो इस क्लब के कोने कोने को छान मारते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो क्लब मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे, मगर किसी भी हालात में उनको ढूंढना ही है, उसने सख्ती में कहा। तीनों अब क्लब के हिस्से हिस्से में जाकर सिंधु और राशि की तलाश कर रहे थे। वो डांस फ्लोर, बार एरिया, लॉन्ज, टेरेस, हर जगह हर वेटर और हर स्टाफ से पूछा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। एक अजीब सी बेचैनी, डर और गुस्सा उनके दिलों को घर कर गया। इस रहस्य में गुमशुदा की रात ने अब नए मोड़ की करवट ले ली। वहीं उधर कसोल के जंगल के बीच स्थित एक पुरानी हवेली जैसी बिल्डिंग में वो तीनों लड़के और सिंधु और राशि को लेकर पहुंच गए थे। बिल्डिंग की दीवारों पर मोटी मोटी धूल की परत भी जमी हुई थी और पूरी जगह की खामोशी अलग से तरीके की थी। वहां का माहौल कुछ ऐसा था जैसे कोई रहस्यमयी और डरावनी जगह हो। दोनों लड़कियां बेहोश थी। लड़कों ने उन्हें सहारा देते हुए अंदर की ओर बढ़ते हुए उन्हें हवेली के मुख्य द्वार पर ले गए। वहां कमरे के अंदर एक महिला बैठी थी, जो बिल्कुल अलग ही लुक में दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी को देख रही हो, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान कुछ रहस्यमय थी। लड़के उसे देखकर सिर झुकाते हुए बोले, दीदी, हमने आपकी बताई हुई लड़कियों को उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। महिला ने शैतानी मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, बहुत अच्छा, तुम दोनों ने ये तो सुनिश्चित कर लिया था ना कि वो दोनों नशे में नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी तख्ती थी, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को बनाए रखा। जी दीदी, हमने दोनों का ध्यान रखा। इन दोनों ने क्लब में रहते हुए केवल सॉफ्ट ड्रिंक पी थी, फिर हमने आपकी दी हुई दवाई इन्हें दे दी ताकि ये बेहोश हो जाए। लड़कों ने जवाब दिया। महिला के चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। उसने कहा, अच्छा किया तुमने। अब इन दोनों को कमरे में लेकर सुला दो और महक से कह दो कि वो जांचे कि लड़कियां वाकई कुंवारी है या नहीं। अगर नहीं तो हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा और यह सब बेकार हो जाएगा। लड़के ने सिर झुकाकर जवाब देते हुए अंदर की ओर गए। यहाँ तक कि आते आते पूरे माहौल में एक अजीब सी घबराहट फैल गई थी। उधर दूसरी और क्लब की भीड़ में जैसे ही रोशनी की आवाज गूंज गई, युवराज, राधिका और तीनों बेतहाशा हर कोने में और दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे थे। क्लब का माहौल काफी गहमा गहमी भी था, लेकिन युवराज की आंखों में घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही थी। राधिका और रोशनी के चेहरे पर वही चिंता थी। जैसे जैसे वे क्लब के हर कोने में पहुंच रहे थे, युवराज का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। क्या सच में कुछ बुरा हो गया था?
क्या सिंधु और राशि दोनों किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं चली गई थी? उसकी आंखें अचानक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। यही एक मौका था शायद। अगर कैमरे की फुटेज मिल जाए तो वो लड़की को जल्दी से ढूंढ लेंगे। युवराज बिना किसी देरी के तेजी से काउंटर की ओर बढ़ा और उन लोगों के सीसीटीवी फुटेज की मांग करने लगा। लेकिन क्लब के कर्मचारियों ने साफ मना कर दिया। ये सुनते ही युवराज ने गुस्से में स्तर बढ़ गया। उसने सबको घूरते हुए कहा, तुम लोग फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे दो साथी लड़कियां गायब हो गई हैं और तुम्हें यह सब कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या तुम देख रहे हो कि इनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है? उसके बाद सुनकर क्लब के एक आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई ये मामला पुलिस का है, पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करो फिर देखेंगे। ये सुनते ही युवराज का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी आंखों में जलते हुए आक्रोश की लहरें साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तब तक क्या मैं यहां पर हाथ धरकर बैठूंगा? और तब तक अगर उन लड़कियों के साथ कुछ हो गया तो? युवराज ने गुस्से में आते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी तड़प थी कि वहां हर खड़ा शख्स सुनकर चौंक गया। तुम बस फुटेज दिखाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं बस तुम्हें नहीं समझाऊंगा, बस तुम्हें देखना ही होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा। लेकिन क्लब के कर्मचारियों का रवैया वही था। जैसे युवराज और सभी गुस्से में बढ़ने लगे, अचानक पीछे से एक आवाज आई, भाई तुम नहीं जानते कि ये क्लब किसका है? ये क्लब तो हमारे माथुर जी का है। उनके मैनेजर को धमकाना हंसी का खेल नहीं है। जब ये शब्द युवराज के कानों में पड़े तो उसकी आंखों में नई चमक आ गई। उसने तत्काल मैनेजर से कहा, ठीक है। ये सुनकर क्लब का मैनेजर हंसी में बिखरते हुए बोला, अरे तुम तो बड़े मस्त हो भाई, क्या ठीक है। लेकिन युवराज ने बिना देरी किए अपना फोन निकाल लिया और माथुर जी को कॉल लगा दिया। जब माथुर जी को सारी बात पता चली तो उन्होंने तुरंत मैनेजर को फोन किया और जैसे ही मैनेजर ने फोन पर माथुर जी का नाम देखा तो उसकी सांसें रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि जैसे सारी जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से फोन उठाया और माथुर जी की आवाज सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई। तुम तुरंत फुटेज दिखाओ। माथुर जी की कड़क आवाज सुनकर मैनेजर की हालत खराब हो गई। माथुर जी ने उसे सख्ती का आदेश दिया और यह भी कहा कि अगर इस काम के लिए अगर नहीं किया तो नौकरी से निकाल दिया जाओगे। और मैनेजर ने बिना किसी और बात के फुटेज दिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच क्लब में एक सुरक्षा गार्ड ने आकर मैनेजर से कहा, ये माथुर जी के खास आदमी हैं और ये लोग उनके वीआईपी कार्ड पर आए हैं। ये इस बात और सुन ली तो उसके चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई। अब उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही हो गया। युवराज ने जिस अंदाज में कदम बढ़ाए उससे सबकी धड़कनें तेज हो गई। अब मैनेजर का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। जिस घड़ी युवराज ने सीसीटीवी फुटेज देखा उसके दिल में जैसे किसी ने आग की लपटें भर दी थी। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि राशि और सिंधु एक काउंटर के पास खड़ी थी, मुस्कुराते हुए आपस में बात कर रही थी। दोनों की मासूमियत और निश्चिंतता उनके चेहरे पर झलक रही थी। लेकिन तभी दो अजनबी लड़के धीरे से आए। चेहरे और आंखों में एक अजीब सी उनके चालाकी दिख रही थी। उनमें से एक उन दोनों से बात कर रहा था जबकि दूसरा उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाने को आतुर था। युवराज की सांसें थम गई। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई। राधिका और रोशनी जो उसके पीछे खड़ी थी वो भी ठिठक कर स्क्रीन की ओर देख रही थी। ये देखो, ये क्या कर रही हैं ये? राधिका की आवाज कांप गई। कुछ ही पलों में राशि और सिंधु ने वो ड्रिंक भी पी ली और हंसते हुए आगे की बातचीत में लग गई। लेकिन चंद मिनटों में ही दोनों की गर्दन झुकने लगी और आंखें बोझिल हो गई। उन दोनों को जैसे होश न रहा हो। तभी उन दोनों लड़कों ने जल्दी से उन्हें सहारा देकर उठाया और क्लब के पिछले दरवाजे की ओर ले गए। वहां पर एक वैन खड़ी थी। नंबर प्लेट आधी मिटी और थी और उन दोनों ने सावधानी पूर्वक लड़कियों को उसमें डाला और वैन वहां से चल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज की चीख निकली। उसका खून खोल उठा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से खींच ली कि उंगलियां जैसे सफेद सी पड़ गई। सांसें तेज हो गई थी। सीने में ज्वालामुखी फूट गया था और क्लब के मैनेजर की ओर गुस्से में देखा, जिसकी आंखों में अब डर की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। क्या यह है तुम्हारे क्लब की सुरक्षा? सरेआम मेरी दो साथी लड़कियों को किडनैप कर लिया गया और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। सीसीटीवी कैमरा देखे बिना तुम मजे से एसी में बैठकर विस्की पी रहे हो। तुमने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि किसी की बेटी, किसी की बहन यहां आई और लौटेगी भी नहीं। मैनेजर कुछ बोलने ही वाला था कि युवराज ने उंगली उठाकर उसे चुप करा दिया। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूं। उसने अपनी आंखों में जलता हुआ क्रोध भरकर कहा। राधिका की आंखों में आंसू थे और रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया था। दोनों लड़कियां कांपती हुई युवराज के पीछे चल रही थी, जैसे किसी अनहोनी की परछाई उनके सिर पर मंडरा रही हो। युवराज ने बिना कोई वक्त गवाए सीधा क्लब के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और गेट के बाहर खड़ी काली एसयूवी की ओर अपने तेज कदम बढ़ा दिए।
गाड़ी में बैठते ही उन्होंने दोनों से कहा, जल्दी बैठो अंदर। दोनों जल्दी से पीछे की सीट पर बैठ गई। युवराज खुद ड्राइविंग करने लगा और उसने तेजी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। वो वैन किस दिशा में गई थी? राधिका ने घबराहट भरे स्वर में पूछा। सीसीटीवी में देखा, वैन बाएं और मुड़ी थी, क्लब के पिछले गेट से। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आगे रास्ता कहां जाता है। अगर हमने जल्दी की तो रास्ते में पकड़ सकते हैं। युवराज की आवाज में आग थी, लेकिन साथ ही दर्द भी था। रास्ते में गाड़ी की खिड़कियों में तेज हवाएं अंदर आ रही थी, लेकिन कार के भीतर का माहौल एकदम घुटन भरा था। राधिका की आंखों में आंसू चुपचाप बह रहे थे। रोशनी अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सिंधु और राशि दोनों कितनी मासूम हैं। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो? राधिका ने घबराहट भरी आवाज में कहा। कुछ नहीं होगा और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उनके साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो किसी को भी धूल चटा सकती है। मेरी शिष्य है वो। तुम इतनी ज्यादा मत घबराओ। ऐसी वे उसकी शहर की सुनसान गलियों की ओर मुड़ गई, जहां स्ट्रीट लाइट्स और रोशनी भी कम हो गई थी। चारों ओर अंधेरा, लेकिन युवराज की आंखों में जैसे रात का सारा उजाला भरा हुआ था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज वहां तक पहुंच पाएगा जहां तक सिंधु और राशि को लेकर गए थे वो? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।